नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आइए आप और हम कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित कविता आत्मकथ्य के आगे के भाग को पढ़ते हैं। बच्चों, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पहले ही बता दिया है कि कवि जयशंकर प्रसाद को जब उनके मित्रों ने कहा कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, तब कवि ने कहा कि नहीं, मेरे जीवन में ऐसी कोई विशेष बात नहीं है जो कि मैं आत्मकथा के रूप में क्या करूं, अभिव्यक्त करूं। तब कवि के मन में जो विचारों का चिंतन बना और जो तर्क आए, जो विचार आए, जो भाव आए, तो उस समय वो आत्मकथा तो नहीं लिख पाए और आत्मकथा लिखने के लिए वो तैयार तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने छोटी कविता की रचना की और उस कविता को उन्होंने उस हंस नामक जो पत्रिका है उसका जो आत्मकथा विशेषांक आता था उसमें छपवाई। वही कविता हम पढ़ने जा रहे हैं। इसकी पंक्तियों को मैंने शुरू कर दिया था, उसके आगे से हम देखेंगे, बात करेंगे। क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। उस पर भी यदि मेरे मित्रगण मुझसे ये कहना चाहते हैं कि मैं अपनी आत्मकथा लिखकर अपने जीवन की तमाम कमजोरियों को अपने आपके आगे रख दूं, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे ये गागर रीति। और फिर कवि कहते हैं कि जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा और मैं अपनी आत्मकथा लिख करके जब अपने दुख को प्रकट करूंगा, तो तुम सुनने वाले क्या करोगे, सुख पाओगे। और मेरी उस आत्मकथा को जब देखोगे तो आपको लगेगा कि मेरी तो जीवन रूपी जो गागर है, जो मेरा जीवन रूपी घड़ा है, वह तो क्या है, पूरी तरह से रीति रीति यानी बच्चों क्या गया है, खाली पड़ा है। कैसा पड़ा है? खाली पड़ा है। देखो, गागर रीति, जीवन रूपी जो घड़ा है, गागर कैसा है, पूरी तरह से खाली पड़ा है। मेरे जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे कि आत्मकथा के रूप में सुनाया जाए। और मेरे रीते जीवन को देखकर, मेरे खाली जीवन को देखकर क्या तुम सुख पाओगे, तुम उसको सुनकर क्या आनंद लोगे। किंतु यदि ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। और फिर वो संसार को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि जब मैं अपनी आत्मकथा में अपने दुखों को वर्णन करूं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये संसार के लोग ही क्या हैं, मेरे जीवन में दुख देने वाले हैं। और किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। मेरे जीवन रूपी जो मेरी गागर है वो क्या है, खाली पड़ी है। इस जीवन रूपी गागर को यदि किसी ने खाली किया है तो मेरे आसपास के समाज और संसार के लोग तो नहीं है कहीं, क्योंकि वहीं से मुझे क्या मिली है, पीड़ा मिली है, वेदना मिली है। और उससे जीवन में क्या आया है, एक अकेलापन आया है और एकांत आया है। फिर कहते हैं कवि, अपनों को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कि ये तो संसार का सिद्धांत ही रहा है, अपने को समझो। कई बार हम क्या करते हैं, स्वयं को तो समझ नहीं पाते, लेकिन दूसरों के जीवन का रस लेकर के हम अपने जीवन की गागर को क्या करते रहते हैं, भरते ही रहते हैं। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। और कवि को लगता है यह विडंबना, ये तो बड़े ही दुख की बात है, ये तो बड़े ही आश्चर्य और दुख की बात है। किसे कहा गया है, संबोधित किया है सरलता को, कि मेरे जीवन में जो कुछ भी क्या है, सरलता है। ठीक है, जो मेरा सरल जीवन है और जो मेरी सरलता है, वह आत्मकथा कह करके, अपने लिए बड़ी बड़ी बातें करके, ठीक है ना, मैं अपनी सरलता की हंसी नहीं उड़ाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी क्या है, सरलता की संसार हंसी उड़ाए। ठीक है, इसलिए मैं तो अपनी आत्मकथा नहीं लिख सकता। और ये तो बड़ी विडंबना होगी, बड़ी ही दुख की बात होगी। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। भूले, खुद की भूल कर अपनी, यानी अपनी बात को तो भूल जाएं और उस पर या प्रवंचना, प्रवंचना यानी फालतू की बातें, झूठी बातें, ठीक है, औरों की दिखलाऊं मैं दूसरों के जीवन की व्यर्थ की बातों को लिख करके क्यों मैं अपनी आत्मकथा को लिखूं। और अब वापस चलेंगे बच्चों, देखेंगे, आपने भी यहाँ एक शब्दार्थ पढ़ा था, ठीक है।
देखें, प्रवंचना, ठीक है, धोखा। अब कवि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? क्या कहते हैं कवि कि मैं अपनी आत्मकथा में भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में, कि मैंने भी अपने जीवन में क्या किया है, बहुत धोखे खाए हैं। किस कारण से? सरलता के कारण। जब इंसान सरल होता है तो दूसरों पर विश्वास बहुत ही जल्दी कर लेता है, और जब बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास करता है तो उसको मिलता है धोखा। और जब इंसान धोखा खाता है या धोखा जिसको मिलता है उसको लोग समझते हैं संसार के बेवकूफ। क्या समझते हैं? बेवकूफ समझते हैं, उसको मूर्ख समझते हैं। तो कवि ने क्या कहा है? भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, कि मैं अपनी आत्मकथा में जो मैंने जीवन में धोखे खाए हैं उसे बतलाऊं, जिससे कि संसार के लोग ये समझें कि मैं कितना सरल और संसार की नजरों में कितना बेवकूफ हूं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। और फिर कवि कहना चाहते हैं कि मैं उस उज्जवल गाथा को कैसे गा करके सुनाऊं। कौन सी रातों की? वे मधुर मधुर अच्छी चांदनी रात, जब क्या था, मेरे जीवन में सुख ही सुख था। यानी कवि ये कहना चाहते हैं ऐसा नहीं है कि जीवन में दुख ही दुख रहा है, जीवन में सुख भी आया था, मधुर चांदनी रातों में सुख भी था। और मैं उसकी उज्जवल गाथा कैसे लोगों के समक्ष सुना दूं? अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, और उन चांदनी रातों में जो मैं खिलखिलाकर हंसता था, आनंद लेता था, वो सारे ही संयोग के सुखद क्षणों को मैं किस तरह से आत्मकथा में लिख डालूं। फिर कवि कहते हैं मिला कहां वह सुख जिसको मैं स्वप्न देखकर जाग गया। और फिर कवि कहते हैं कि देखिए, सुख तो मेरे लिए एक तरह से क्या रहा, भ्रम रहा। भ्रम का मतलब है जो कभी वास्तविक रूप में मिला ही नहीं। मिला कहां वह सुख जिसका मैं क्या करता रहा, स्वप्न देखकर जाग गया। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख के क्या देखता है बच्चों, सपने देखता है। लेकिन कवि के दृष्टिकोण से सुख क्या है, जीवन में क्षणिक रूप में ही आता है और वापस चला जाता है। कवि कहते हैं मुझे वो सुख मिला ही नहीं जिसको मैंने अपनी आंखों में स्वप्न सजा करके देखा था, और जिसके लिए, जिनको साकार करने के लिए मैं जगा था। ठीक है, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, वे सुख मेरे पास आने ही वाला था, आलिंगन होने वाला ही था, उस सुख से मेरा तादात्म्य साक्षात्कार होने वाला ही था। लेकिन वह क्षणिक सुख मुझसे क्या हो गया, दूर हो गया। मुस्कुराकर वह सदैव के लिए मुझसे दूर हो गया। जिसके अरुण कपोलों की, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके अरुण कपोलों की, अरुण कहते हैं बच्चों लाल रंग, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। यहां देखेंगे कवि ने संयोग के क्षणों की सुंदर यादें, और यादों में अपनी प्रेयसी या कह सकते हैं प्रियतमा, नायिका, अपनी पत्नी के प्रस्तुत पंक्तियों में आपने देखा कि यहाँ इस कविता में कवि क्या कर रहे हैं, अपने सुखद क्षणों का वर्णन कर रहे हैं कि, और उस वर्णन में किसका वर्णन किया है, संयोग के क्षणों में जो मधुर यादें हैं उनकी प्रेयसी यानी उनकी पत्नी, उनकी प्रियतमा की, कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी नित सुहाग मधु माया में। कि वह ऐसी सुंदर दिखने वाली अच्छी स्त्री थी कि ऐसा लगता था कि सुबह जो प्रातःकाल है, प्रातःकालीन जो उषा है, वह उषा भी है, क्या करती थी। देखिए आपने देखा होगा उषा काल में क्या होता है, आकाश में लालिमा होती है ना,
और क्योंकि सूर्य उदित होने वाला होता है। आप देखते हैं ये है छायावादी कविता, कविता का प्रभाव, प्रकृति और अपने भावों में कुछ सामंजस्य को बिठाना। आप बात करेंगे कि आलिंगन, हाँ, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया से, कि मेरी प्रियतमा इतनी सुंदर थी कि उसके लाल कपोलों की छाया लेकर, सुंदर छाया लेकर, ठीक है, मतवाली, ठीक है, मतवाली यानी आनंद देने वाली अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, कि वह अनुरागिनी उषा अपनी लालिमा उसी के गालों से लेकर अपना श्रृंगार किया करती थी। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कवि ने कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के सौंदर्य का वर्णन किया है कि उनकी जो पत्नी थी कैसी थी, बड़ी ही सुंदर थी। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। और आज वियोग के क्षणों में कवि की पत्नी का देहांत हो गया, संयोग के कुछ क्षण याद हैं, लेकिन जीवन में अब वियोग ही रहा है, तो कवि कहते हैं कि आज उसकी स्मृति मेरे हृदय में शेष है, यादें है, उसकी स्मृति पाथेय बनी है। कि अगर यह जीवन एक यात्रा है तो इस जीवन की यात्रा का जो मार्ग है, ठीक है ना, कि उसकी स्मृति, उसकी यादें पाथेय बनी है। पाथेय कहते हैं बच्चों कि रास्ते में साथ ले जाया जाने वाला भोजन। कि आज हम दूर यात्रा कर रहे हैं तो साथ में भोजन लेकर चलते हैं, रास्ते में खा लेते हैं, वो भूख मिटा देता है हमारी। तो मेरी प्रियतमा आज मेरे साथ नहीं है, संयोग के क्षणों में साथ थी, लेकिन उसके संयोग की यादें इतनी सुंदर है कि आज वियोग के समय में वही यादें क्या बन गई है, मेरे जीवन का पाथेय बन गई है, ठीक है। और मैं कैसा हूं, थका पथिक हूं, जीवन के मार्ग पर चल तो रहा हूं, लेकिन कैसे चल रहा हूं, थक कर चल रहा हूं। की पंथा की, इस जीवन रूपी मार्ग में मैं थका हुआ पथिक आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन उसकी स्मृति मेरे जीवन के मार्ग में क्या है, एक तरह से मैं तो पथिक हूं और वो उसकी यादें मेरे लिए क्या है, पाथेय है, ठीक है। रास्ते में अच्छे से मैं आगे बढ़ सकूं, थका हुआ पथिक उसकी यादों के साथ, तो उसकी यादों को, प्रियतमा की यादों को क्या कहा गया है बच्चों, पाथेय कहा गया है। और अब हम देखेंगे कि यहाँ पे वियोग श्रृंगार का वर्णन है, ठीक है, वियोग श्रृंगार का वर्णन है। साथ साथ में कवि ने अपने आप को क्या कहा है, थका पथिक माना है, पथ पर तो चल रहा है लेकिन कैसा है, थका हुआ, और कहीं ना कहीं याद करता है। तो यहाँ पे हम करुण रस भी देखेंगे कविता में। और छायावाद के अनुसार ये प्रकृति के दर्शन, अरुण कपोलों की बात करना, ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पूरा छायावादी दर्शन या छायावाद के शब्दों का हाँ क्या किया गया है, प्रयोग किया गया। और आप देखते हैं अरुण कपोल कि अब हमें बताया गया कि उसके गाल कैसे थे, लाल थे, तो यहाँ यह बताया गया कि अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, कि ये प्रेम से भरी जो उषा है वह भी अपना सौंदर्य उसके गालों से लेती थी, है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कवि ने बिंब भी बनाए हमारे सामने। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, और कवि कहता है सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, कि मेरी जीवन रूपी जो कंथा है, ये गुदड़ी है, उसकी सीवन को, सीवन कहते हैं बच्चों जब हम एक सामान्य गुदड़ी बनाते हैं, पुराने कपड़े भर देते हैं, उसकी सिलाई कर देते हैं, यदि उस सिलाई को हटा दिया जाए तो सारे ही पुराने वस्त्र बाहर दिखाई देंगे। तो यहाँ कवि ने क्या मान लिया है, जीवन को, खुद के जीवन को कंथा कहा है, और वो कहते हैं कि इस सीवन को मत उधेड़ो, यानी कि मैं आत्मकथा लिख करके अपने भीतर छिपी हुई बातों को प्रकट रूप में नहीं कहना चाहता, और उसको तुम उधेड़ो मत, यानी मुझे आत्मकथा लिखने के लिए बाध्य मत करो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, मेरा जीवन है ही क्या, बड़ा छोटा सा तो मेरा जीवन है। इस छोटे से जीवन में ना कोई बड़ी बात कभी हुई और ना कुछ ऐसा है कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। मेरा जीवन इतना छोटा है, इतना सरलता से बीता है कि उसकी बड़ी बड़ी बातें मैं आज आपको कथा के रूप में कैसे कहूं, आप ही बताओ। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनूं,
क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? क्या मेरे लिए ये अच्छा नहीं होगा कि मैं औरों की आत्मकथा सुनता रहूं और मैं स्वयं मौन रह जाऊं, यानी मुझे अभी कुछ नहीं कहना? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? और यदि मैं आप लोगों के सामने अपनी आत्मकथा रख भी दूं, मेरे जीवन की प्रत्येक घटना को आत्मकथा के रूप में, मेरे जीवन के सुख दुख को आपके समक्ष यदि रखता भी हूं आत्मकथा के रूप में, तो यह लिखा है कि सुनकर क्या तुम भला करोगे, उससे भला क्या हो जाएगा? उल्टा मेरे जीवन का जो भी रस विरस है, अच्छा बुरा है, ठीक है, जो कुछ भी संघर्ष है वो पूरी तरह से आपके सामने आ जाएगा। और उल्टा संसार को अपने सुख दुख बताने से सुख दुख उल्टा कम नहीं हो जाता है। लेखक को लगता है कि यह तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और फिर लेखक कहते हैं कि अभी तो समय ही नहीं हुआ है आत्मकथा कहने का, क्योंकि थक करके सोई है क्या मेरी मौन व्यथा। मेरी जो पीड़ाएं हैं, मेरी जो वेदनाएं हैं, वो मौन रहना चाहती है, अभी कुछ कहना ही नहीं चाहती है, वो प्रकट रूप में बाहर आना ही नहीं चाहती है। वो तो थक करके ऐसी सोई हैं कि वो मौन रहने में ही ज्यादा प्रसन्न है। हम देखेंगे कि उन्होंने व्यथा का मानवीकरण कर दिया है कि मेरी जो व्यथा है, मेरी जो पीड़ा है, वो थक करके सोई है और कैसी रहना चाहती है, मौन रहना चाहती है। तो इस कविता के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद ने एक छोटी सी कविता लिखकर अपने मित्रों को, साहित्यकारों को ये संदेश दे दिया कि नहीं, मेरी वेदना अभी खुल करके कुछ कहना नहीं चाहती है, वो थकी हुई है, वो परिपक्व नहीं है और वो सोई हुई है, वो अभी कुछ कहना नहीं चाहती। तो बच्चों, इस तरह से मित्रों की भी संतुष्टि कर दी, आत्मकथा भी नहीं लिखी और उन्होंने ये बताया अपने आप को कि मैं तो बड़ा ही एक छोटा सा आदमी हूं, मेरे जीवन में ऐसा कुछ घटा नहीं जिसको मैं बड़ी उपलब्धियां मान करके लोगों के सामने कहूं। मेरी सरलता के कारण मेरे जीवन में मुझे अनेक धोखे मिलते रहे और उस धोखों के कारण क्या है कि ऐसा मैं अपनी सरलता को प्रकट भी कर दूं तो भी लोग क्या करेंगे, इन सारी बातों को सुन करके मेरी हंसी उड़ाने वाले हैं। और यही इस आत्मकथ्य कविता को वह विराम दे देते हैं, क्या कह करके कि अभी समय नहीं है, क्योंकि मेरी तो जो पीड़ा है, वेदना है, वो मौन हो करके थकी हुई सोई है, तो अभी आत्मकथा लिखने का उपयुक्त समय आया भी नहीं है। इसी के साथ बच्चों आपकी ये पोएट्री समाप्त होती है और हम बढ़ेंगे आगे प्रश्नोत्तर की तरफ। अब आप यहां ध्यान देंगे बच्चों कि बोर्ड क्लास में आपके अगर यहां से प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से व्याख्या के रूप में आएगा और प्रश्नोत्तर के रूप में आएगा। आपको इस कविता के सारे शब्दार्थ याद होने चाहिए, कवि का नाम याद होना चाहिए, कविता किस पर्पस से, किस उद्देश्य से लिखी गई है, ठीक है, छायावादी शैली के क्या क्या दर्शन है, मैंने आपको यह भी बताया है। कविता में करुण रस है, कविता में वियोग श्रृंगार है। श्रृंगार के दो पक्ष मैंने आपको पहले भी, जब मैंने सूरदास कविता पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि नायक नायिका जब साथ होते हैं तो संयोग श्रृंगार होता है, नायक और नायिका बिछड़ जाते हैं तो वियोग श्रृंगार होता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें कौन सा गुण है, प्रसाद गुण है। कविता को हम पढ़ते हैं वैसे समझ में आ जाती है, उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि छायावाद की लाक्षणिक भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है, सुंदर प्रकृति का चित्रण किया गया है और सुंदर बिंबों का चित्र, जैसे अरुण का जो समय बताया है कि उषा जो है मनो क्या करती थी कि इतनी सुंदर थी मेरी प्रियतमा कि ऐसा लगता है कि उषा स्वयं उसके सौंदर्य से सजती थी। तो आपको हर एक छोटी बात को ध्यान देते हुए, अपने नोट्स बनाते हुए कुछ लिखना भी होगा, क्योंकि सारी चीजें सुन करके याद नहीं होती है और आपको कुछ कुछ लिखते हुए इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। इसके साथ साथ आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आइए आप और हम करते हैं प्रश्न। हाँ, तो बच्चों देखेंगे स्क्रीन पे क्वेश्चन आंसर्स। आप देखेंगे पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न,
कवि आत्मकथा लिखने के लिए क्यों बचना चाहते हैं? अभी हमने पढ़ा बच्चों कि कवि ये चाहते हैं कि उनका जीवन सरल है, उनके जीवन में ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है और अभी वह पूरी तरह से आत्मकथा लिखने के लिए तैयार नहीं है। और साथ साथ में कवि ये भी कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में अपनी सरलता के चलते बहुत सारे धोखे खाए हैं, तो मैं उन्हीं धोखों को, उन्हीं बुरी यादों को वापस पुनः अपनी आत्मकथा में क्यों दोहराऊं, क्योंकि इतनी मुश्किल से जो मैंने क्या कह सकते हैं ना, बुरी यादों को बुलाया है, वापस मैं इन बातों को याद करके अपने आप को दुखी भी नहीं करना चाहता। फिर लेखक ने यह भी कहा है कि मेरे जीवन में ऐसी कोई महान बड़ी उपलब्धियां हुई नहीं है जिसका मैं बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करूं। मेरा जीवन बड़ा ही सीधा और सरल जीवन है जिसकी मैं स्वयं ही बढ़ा चढ़ाकर बातें नहीं करना चाहता। तो इसी कारण से कवि क्या करना चाहते हैं, आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? अब देखो, जैसे ही मुंशी प्रेमचंद जी ने पत्रिका निकाली हंस, और हंस में एक विशेषांक था आत्मकथा, तो सभी साहित्यकार बंधुओं का आग्रह था किसके लिए, जयशंकर प्रसाद जी के लिए, कि वह क्या करें कि एक अपनी आत्मकथा लिख दे। लेकिन कवि ने क्या कहा, अभी समय भी नहीं है। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि वो कहते हैं कि जो मेरी मौन व्यथा है, मेरी पीड़ा है, मेरी वेदना है, वो भी मौन रहना चाहती है, वो अभिव्यक्त होना ही नहीं चाहती है। इसलिए उन्होंने क्या कह दिया कि मेरी पीड़ा, मेरी वेदना अभी थक करके सोई हुई है, वह शब्द रूप में, शाब्दिक रूप में अभी अभिव्यक्त होने के लिए तैयार नहीं है। इसके आधार से यह है कि कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? बच्चों, स्मृति का अर्थ होता है याद, पाथेय का अर्थ होता है बच्चों मार्ग का भोजन। अब देखेंगे अपन, आज इस लंबे रास्ते से गई और इस लंबे रास्ते से जब मुझे यहां से यहां तक जाना था, सुबह से जाते 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 यहाँ लंबे रास्ते से शाम हो जाती है बच्चों, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ से निकली तो इस बैग में मेरे साथ में मेरे मित्र भी हैं, और मेरे साथ ये मित्र तो क्या हैं, यात्रा में यहीं तक साथ थे और इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। अब इस पथ पर मुझे अकेले ही आगे बढ़ना है। तो आप देख रहे हैं कि मेरे साथ कुछ पाथेय है, पाथेय यानी कुछ ऐसा रास्ते का भोजन मेरे साथ है। तो मैं क्या करती हूँ, रास्ते में यहाँ बैठ करके पानी पी लेती हूँ और ये भोजन करती हूँ और फिर वापस आगे बढ़ जाती हूँ। पाथेय का अर्थ होता है कि मार्ग का भोजन। लेकिन अब यहाँ पर ये खाना नहीं खा रहे, यहाँ क्या कर रहे हैं, अब आप देखेंगे। ये तो एक सरल बात बताई मैंने, इससे जुड़ी बात देखेंगे कि यह जयशंकर प्रसाद के जीवन की यात्रा, ठीक है। यह जयशंकर प्रसाद नायक और उनकी पत्नी जो उनकी नायिका है, मान लीजिए जो भी नाम है उनका, ठीक है, अपन नायिका कह देते हैं। और बात करते हैं कि जब ये अपने जीवन रूपी मार्ग पर दोनों आगे बढ़े, ठीक है, तो उनकी तो अल्प आयु में मृत्यु हो गई। किसकी? इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और ये इनके जीवन से दूर हो गई, ठीक है। अब आप देखते हैं बच्चों, लेकिन इनको तो उनके बिना इस जीवन को क्या करना पड़ा, आगे बढ़ाना पड़ा। क्योंकि इंसान क्या कर सकता है ऐसी विषम परिस्थितियों में। तब उन्होंने क्या कहा कि स्मृति को पाथेय बनाया उन्होंने। अब अपनी इस पत्नी की यादों को ही अपने संघर्ष भरे रास्ते में क्या कर लिया इन्होंने, इन यादों का पाथेय लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। उनकी मधुर यादें, वो संयोग के क्षणों की यादें आज वियोग में क्या बन गई है, पाथेय बन गई है। जीवन के मार्ग को आगे बढ़ाते हुए क्या कर रही है, उनका साथ दे रही है। इसलिए कवि ने क्या किया है, स्मृति को यानी अपने प्रियतमा की यादों को मार्ग का पाथेय बताया है कि वो मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं आज भी मुझे संबल प्रदान करती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर भाग गया,
आलिंगन में आते आते मुस्काकर जो भाग गया। प्रस्तुत काव्यांश में कवि यह कहना चाहते हैं कि सुख तो उनके लिए कैसा रहा बच्चों, एक छलावा रहा। छलावा कहते हैं छल करके जाने वाला। क्षणिक रूप में उनके जीवन में सुख आया और उनको छल करके आगे चला गया। मिला कहा, सुख मुझे मिला ही नहीं जिसका मैंने स्वप्न देखा था, और उस सुखद स्वप्न को देखकर मैं जागा, लेकिन मैं जैसे ही उसको आलिंगन करता वह तो मुस्कुरा करके भाग गया। अर्थात मेरे जीवन में सुख क्षणिक ही आया। संयोग के कुछ पल ही मुझे जीवन में देखने को मिले और कुछ क्षण आनंद में रहा, और वह उसको मैं अपने जीवन के साथ तादात्म्य करता, उससे पहले ही सुख मुझसे दूर चला गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निस्सुहाग मधुमाया में। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन किया है और छायावादी शैली में किया है कि उसके अरुण कपोल की लालिमा ऐसी थी कि ऐसा लगता है कि अनुरागिनी उषा स्वयं खुद का श्रृंगार करने के लिए क्या करती थी, उसके अरुण कपोलों से क्या लेती थी, लालिमा लिया करती थी। देखिए प्रेयसी के सौंदर्य को ऊपर बड़ा बताया गया है और प्राकृतिक सौंदर्य को क्या बताया गया है, नीचे बताया गया है। तो कहना क्या चाहते हैं कि उनकी जो प्रेयसी थी वो अत्यधिक सुंदर थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि कहते हैं कि मैं उस उज्जवल गीत को, उस गाथा को, उन घटनाओं को, उन बीते हुए पलों को आपके सामने कैसे अभिव्यक्त करूं, उन मधुर चांदनी रातों, संयोग के सुखद क्षणों को, उस आनंद को मैं गाथा के रूप में आपके सामने किस तरह प्रकट करूं। यानी मैं अपने आप में सहज ही नहीं हूं उस सुख का वर्णन करने के लिए, उस क्षणिक सुख का भी वर्णन करने के लिए मैं बताओ कि मैं उनको कैसे गीतों में गाकर आप लोगों के सामने रख सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं बताइए। बच्चों खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, सुंदर अलंकारों का प्रयोग किया गया है, इसके सामने आप देखते हैं नाद सौंदर्य भी है, कई बिंबों का सुंदर प्रयोग किया गया है और तत्सम तद्भव शब्दों से युक्त शब्दावली है। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग जो कि छायावाद की सबसे बड़ी विशेषता थी उसका प्रयोग किया गया है। पाथेय है, स्मृति है, ऐसे सुंदर शब्दों के साथ कवि ने क्या किया है, आत्मकथ्य कविता को लिखा है। उसके साथ हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। कवि ने उसको मुस्कुराकर सामने आए एक बच्चे के रूप में, जिसको कवि आलिंगन में लेना चाहता था, यानी उसको अपने गले लगाकर सुख भोगना चाहता था, लेकिन वो एक नटखट बच्चे की तरह उनके हाथों से निकल गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि सुख का स्वप्न उनको एक नटखट बालक की तरह सामने आता तो दिखा, लेकिन वह भागता सा प्रतीत हुआ। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की रचना और अभिव्यक्ति में कि इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखेंगे तो हम ये कहेंगे कि प्रसाद जी छायावादी युग के एक आधार स्तंभ, एक प्रतिष्ठित कवि होते हुए भी बड़े ही विनम्र है, बड़े ही सरल कवि हैं, सादा जीवन उच्च विचारों में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। जब उनके साहित्य बंधु उनको कहते हैं आत्मकथा लिखो तो वो बिल्कुल कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे जीवन में ऐसी कोई बड़ी उपलब्धियां नहीं है जिसको मैं बड़ा चढ़ाकर क्या करूं आपके समक्ष पेश करूं। तो इससे ये पता चलता है कि वे विनम्र विचारों के व्यक्ति हैं, उसके साथ साथ वो एक सच्चे प्रेमी हैं, उसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि इतना महान कवि अपने आप को एक सरल आदमी के रूप में हमें पेश कर अपने आप को यहाँ बताता है कि मैं तो, मेरे जीवन में ऐसी कुछ बात नहीं है जिसको मैं बड़ा चढ़ाकर कहूँ, और मेरे जीवन की तो बातें ऐसी है कि मैंने तो जीवन में बहुत ही धोखे खाए हैं। इससे ये पता चलता है कि कवि का जीवन कैसा है, उदार है, सरल है। और देखेंगे आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों। बच्चों ये आपका खुद का अपना निजी प्रश्न हो सकता है कि आप किसे पसंद करते हैं और किसकी आत्मकथा को आप पढ़ना चाहेंगे। जैसे मैं कवि रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है, मैं महादेवी वर्मा की आत्मकथा पढ़ना चाहती हूँ। इसके अतिरिक्त मैं राजस्थानी कवियत्री
लक्ष्मी चूड़ावत जो है उनकी आत्मकथा पढ़ना चाहती हूँ, तो ये प्रश्न आप अपने गृह कार्य में स्वयं के लिए रखें। और इसी के साथ आप देखेंगे स्क्रीन पर कि कोई भी अपनी आत्मकथा लिख सकता है, उसके लिए विशिष्ट या बड़ा होना कोई जरूरी नहीं है। हरियाणा राज्य के जो गुड़गांव में एक घरेलू नौकरानी जो है, काम करने वाली बेबी हालदार है, उसकी आत्मकथा है आलो अंधारी। बहुतों के द्वारा उसकी बहुत तारीफ हुई है। आत्मकथात्मक शैली में आप अपने बारे में लिखिए। ये प्रश्न आप गृह कार्य में करेंगे। आप अपनी आत्मकथा को लिखने का प्रयास कीजिए। और इसी के साथ आपका ये पाठ समाप्त होता है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।